दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रविवार संडे 10 बजे हम लोग एक स्पेशल क्लास में मतलब स्पेशल वीडियो में आते हैं, जिसमें कि हम लोग अनअकैडमी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर कुछ विशेष चीज़ें देखते हैं। आपको प्रतिदिन मेरी ब्रह्मास्त्र देखने को मिलती है, लेकिन आज हम जुड़े हैं कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए। तो हर संडे, जैसे पिछले संडे हमने आपको टॉपर्स इंटरव्यू किया था, तो जितने भी सीटेट के टॉपर्स और एमपीटेट के टॉपर्स थे उनसे हमने बात की थी। तो इस संडे हम आपके लिए 100 वन लाइनर्स एक बार फिर से लेकर आए हैं। ये वो वन लाइनर्स हैं जो बेसिकली 100 क्वेश्चन के बराबर हैं, लेकिन आप कम समय में बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन है और जो सही उत्तर है उन दोनों को मिलाकर एक लाइन में इसको वन लाइनर्स हम लोग बोलते हैं। तो ये वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली एक प्रकार का ये समराइज भी होता है, जो एक वीक आप पढ़े हैं या आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये एक प्रकार का आप समरी है आपका, जिससे आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा वीडियो आपको बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही आपके लिए जो है ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप लोग जानते हैं कि वीडियो में कंसंट्रेशन जरूरी है, कंपटीशन जरूरी है। इससे क्या होता है कि आपको एक माहौल बनता है। तो जल्दी से अपने सारे स्टडी ग्रुप्स में वीडियो शेयर कर दीजिए, और मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। मेरा नाम है दीपक हिमांशु। आप लोग मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पर मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस है, इस मंथ भी होने वाली है। तो इसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करते रहें, आप लोग चेक करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। जब आप फॉलो कर लेंगे तो आपको ऐसे भी नोटिफिकेशन आएगी, नहीं तो आप फॉलो कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, जो भी अपकमिंग क्लासेस है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारी 10 AM ये जो अभी क्लास चल रही है, ये डेली आप जुड़ते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आगे बढ़ेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जब आप डाउनलोड करते हैं लर्निंग ऐप को, तो अगर आपको अनलॉक कोड मांगता है तो आप DH लाइव लगा देंगे, तो इससे आपको आसानी से बहुत सारे क्लासेस फ्री में मिल जाएंगे। दोस्तों अनअकैडमी पर आपको हम जो हमारे टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में दो कैटेगरी आती है। पहला कैटेगरी आता है सीटेट का। इस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 6 मंथ और 1 ईयर दो सब्सक्रिप्शन मॉडल यहाँ पर मौजूद है, जिसके की प्राइस क्रमशः 839 और 1039 रुपीज़ है। लेकिन इसमें आप डिस्काउंट पा सकते हैं, और वो डिस्काउंट आप पा सकते हैं DH लाइव रेफरल कोड से। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्राइस से भी कम प्राइस में मिले, तो आप डिस्काउंट DH लाइव रेफरल कोड से लगा सकते हैं, और जो आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ाई करके क्रेडिट पॉइंट अर्जित किए हैं उसको भी रिडीम कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के टाइम। तो आपको काफ़ी डिस्काउंट इस पर मिल जाएंगे। सीटेट के अंतर्गत अभी एक बहुत ही बेहतरीन बैच चल रहा है, रिसेंटली शुरू हुआ है 30 मार्च से। आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों DSSB KBS सुपरटेट NBS APS एक दूसरी कैटेगरी है, जो शिक्षक भर्ती इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अनलिमिटेड एक्सेस के लिए इस सब्सक्रिप्शन मॉडल में आप जा सकते हैं। तो ये आपको प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, क्रमशः 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का। ऑल्दो आप इसमें भी डिस्काउंट पा सकते हैं, बहुत बढ़िया डिस्काउंट पा सकते हैं DH लाइव रेफरल कोड लगा के, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर भी क्रेडिट पॉइंट रिडीम कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर भी आपको सुपर टेट की एक नई बैच आई है, और भी लगातार नई बैचेज आते रहेगी। तो जो भी सब्सक्रिप्शन आप मॉडल लेते हैं उसके अंदर जितने भी एक्सेस होते हैं वो आपको अनलिमिटेड होता है, जितने भी बैचेज आएंगे सब अनलिमिटेड होंगे। तो ये बात रही। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा, और सब लोगों ने सारे इन्फॉर्मेशन जो है अब रेडी होंगे आप लोग। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, तो आप खुद भी उस चीज़ों को कमेंट में लिखते जाएंगे और बोलते भी जाएंगे। जो मेरे प्लस क्लास के स्टूडेंट हैं, एक बार कमेंट जरूर करिए, और आप लोग ये बात बताइए कि प्लस क्लास में आप लोग कैसे करते हैं। कोई भी चीज़ जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसको आप लिखते हैं और उसको आप बोलते भी हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑन द स्पॉट आपको चीज़ें जब खुद भी कहते हैं कि सुनना, बोलना, लिखना, ये सब अगर देखना, ये सब अगर एक साथ होता है तो सबसे ज़्यादा याद होता है चीज़ें। तो ये चारों काम हम लोग अभी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और आज का जो स्पेशल सेशन है उसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है। देखिए, आपको ऑप्शंस अलग अलग रहते हैं, मैं आपको वो कारक बता रहा हूं जो आपको करेक्ट होंगे। खान पान, ये भी करेक्ट होगा।
बालक के विकास को बच्चे का खान पान बहुत प्रभावित करेगा। जिस प्रकार के खान पीन हम रखेंगे, बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट उसी प्रकार का होगा। वंशानुक्रम भी प्रभावित करेगा, क्योंकि यह तो जीवन भर हमारे साथ रहता है। और नियमित दिनचर्या, यह भी हमें प्रभावित करेगी। तो ये आपका तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और आपको जैसा ही क्वेश्चन दिए रहेंगे तो उसमें ये इसमें से जो भी ऑप्शन रहेगा आपको उसको करेक्ट कर देना है। तो यही है वन लाइनर, कि जो सही है और जो क्वेश्चन है सबको मिला के आपको डायरेक्ट बता दिया जा रहा है। तो ये एक क्वेश्चन हमारा हो गया। दिवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? दिवा स्वप्न जो पॉइंट है वो किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? तो वह पलायन संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है। क्या करता है? पलायन। पलायन मतलब क्या होता है? चीजों को छोड़ देना या चीजों को दूर कर देना। दिवास्वप्न भी उसी संदर्भ में आपको यहां पर बोला जाता है। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है, वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। जैसा कि आप देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वह काफी एक्टिव रहता है कई चीजों में, देखा होगा आपने, बहुत सारी चीजों में एकदम वो हमेशा एनर्जेटिक रहेगा। तो आखिर होता क्या है? तो बेसिकली होता क्या है कि बालक की शक्ति का यह वह अंश होता है जो किसी काम में नहीं आता है। तो उसके अंदर काफी ऊर्जा होती है, जिसके अंदर देखते हैं कि आप दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं लेकिन बच्चा दौड़ते रहता है, तो उसकी जो शक्ति होती है वह खेलों में ही निकलती है। तो वही उसकी अतिरिक्त शक्ति है। और इसलिए अब कहते हैं कि बच्चे को खेलना, दौड़ना इत्यादि भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो उसका शक्ति, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा। इसी को अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत हम लोग कहते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। कहते हैं कि निरंकुश राजतंत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी होगी? डेमोक्रेसी अगर निरंकुश होगी, खराब होगी, आलसी होगी, किसी का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो सोशलाइजेशन कैसा होगा? समाजीकरण कैसा होगा? बिल्कुल स्लो होगा, बिल्कुल मंद होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र अगर एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, तो सब एक दूसरे की भागीदारी, एक दूसरे का जो विकास है, एक दूसरे का जो महत्व है, एक दूसरे का जो इंट्रैक्शन है, इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे और इससे समाजीकरण की प्रक्रिया मंद होगी। बालक के समाजीकरण में किसकी भूमिका होती है? बालक के समाजीकरण में परिवार की भूमिका, विद्यालय की भूमिका और परिवेश की भूमिका, इन सब की भूमिका होती है। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है, वह कौन सी प्रकार की बुद्धि कहलाती है? तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से कि अमूर्त बुद्धि या इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस करेक्ट होगा। तो अमूर्त बुद्धि क्या होता है? जो चीज हमारे सामने नहीं भी है उन चीजों को भी समझना, उन चीजों के महत्व को जानना, उन चीजों को विजुलाइज कर पाना, ये हमारा अमूर्त बुद्धि कहलाता है। किशोरावस्था में रुचियां कैसी होती हैं? इंटरेस्ट कैसा होता है? किशोरावस्था में सामाजिक रुचियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। व्यावसायिक रुचियां रुचियां होती हैं, बिल्कुल होती है। व्यक्तिगत रुचियां होती है, बिल्कुल होती हैं। तो ये तीनों ही जो होते हैं, सामाजिक रुचियां, व्यावसायिक रुचियां और व्यक्तिगत रुचियां, ये तीनों ही किशोरावस्था में होती है, एडोलेसेंस में होती है। राइट, वेरी गुड। चलिए सब लोग लिखते चलिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। एटलीस्ट एक बार कमेंट में आप लोग जरूर लिखिए और बोलते चलिए। तो मैंने बोला ना, अभी आप क्या हो रहा है, देखना हो रहा है, आपका सुनना हो रहा है ना? ये दोनों चीज करेंगे तो चलिए समझ में आएगा। लेकिन इसमें अगर दो चीज आप ऐड कर देंगे, लिखना, उसी टाइम पर सेम चीज को लिखना और बोलना, ये मैं आपको साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ। ये चारों चीजें अगर आप ऐड कर देंगे, मतलब ये दो चीजें ऐड करके ये चारों चीजें अगर पैरेलली चलेंगी, तो कोई भी चीज आसानी से समझ में आती है। और यही रीजन है कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि आप लिखिए और बोलिए। दिखाने और सुनाने का काम मैं कर रहा हूं, आप लिखिए बोलिए। तो हम और आपको मिलाकर ये चार चीज आपके स्टडी में एक साथ चलेंगी, तो इससे आप बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं कि जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन, राइट, सेल्फ डायरेक्शन, आत्मनिर्देशन मतलब सेल्फ डायरेक्शन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आत्मनिर्देश विधि कहते हैं।
इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको खुद कहते हैं, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वर्ड है, सुना होगा आप लोगों ने। खुद बच्चे को ये महसूस कराया जाता है कि आपके अंदर क्या अच्छा है, या आपने क्या अच्छा महसूस किया है, या आपने क्या अच्छा रियलाइज किया है। आपकी अपनी एनालिसिस के बेसिस पर ये निर्देशन दिया जाता है, तो इसको आत्मनिर्देशन विधि बोलते हैं। किस स्थिति में समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी? धर्मनिरपेक्षता वाली स्थिति में। जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें से ये वाला करेक्ट होगा, बेटर होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता जब हम रखेंगे तो हम सोशलाइजेशन बिना किसी फिल्टर के करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि बहुत सारे हमारे माइंड में डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत सारे हमारे माइंड में रूढ़िवादिताएं भरी हुई हैं, पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हैं, वी हैव दिस सोशल बाइस नेचर एज वेल। तो उसमें क्या होगा कि हम कई बार बात करते समय हिचकेंगे, या ये जो धर्म के प्रति जो हमारा जो गलत सोच होता है, जो हमारे भेदभाव की मंशा हमारे दिमाग में रहती है, वो हमारे अंदर रहेगी। तो इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र नहीं हो पाएगी। उसके बाद आता है कि संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकारा है? तो क्रो एंड क्रो ने स्वीकारा है। उन्होंने क्या कहा है कि जो संवेगात्मक है और सामाजिक विकास है, मतलब जो आपका इमोशन है और जो आपका सोशल है, ये दोनों चीज आपका साथ साथ चलता है। क्या क्या साथ साथ चलता है? आपका संवेग और आपका समाजीकरण। इनफैक्ट आपका हर डेवलपमेंट साथ साथ चलता है, मैंने थ्योरी में पढ़ाया भी है। ठीक है, सबने अपने अपने तरीके से बोला है, और हर ऑप्शन इसमें, हर तरह की चीजें जो भी लोग बोलेंगे ये करेक्ट होगा, क्योंकि डेवलपमेंट सब आपस में लिंक्ड है। हाँ, खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल बताया है? स्किनर और हैरीमैन ने। तो उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि बच्चा घर परिवार के बाद खेल का मैदान होता है, जहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा समय बिताता है। हालांकि आजकल के जनरेशन के बच्चे के जो खास करके 3 साल से कोविड में देखिए, तो खेल का मैदान भी उसका मोबाइल ही है, मोबाइल में ही खेलता है, मोबाइल में ही फ्रेंड्स डिजिटल सब कुछ बनते हैं, तो उसी प्रकार का चरित्र निर्माण भी होता है। लेकिन रियलिटी यही है कि बच्चे को अलग अलग जगह पर खेलने के लिए, अलग अलग चीज़ों में उसको पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देना चाहिए, और वहीं पर जिस प्रकार का माहौल रहेगा बच्चा उस प्रकार का माहौल सीखेगा। इसलिए उसको चरित्र निर्माण का स्तर बोलते हैं। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? कि किस चीज से आपको पता चलता है कि मनुष्य का चरित्र कैसा है? तो मनोरंजन संबंधी कारक जो होते हैं, ये चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। राइट, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट संबंधी कारक, क्योंकि जब इंटरटेनमेंट होता है तब आपका एक्चुअल बिहेवियर निकल कर आता है ना। जैसे कि बहुत लोग आप देखे होंगे कि ऐसे कहीं पर जाएंगे, पूरा कोट पेंट टाई लगा के एकदम, या प्लीज टेल मी, या गुड गुड। आज जैसे ही नागिन डांस शुरू हुआ, बारात के आगे या थोड़ा सा एक दो पैग लगा लिए, उसके बाद देखिए उनका चरित्र। तो मनोरंजन की जब चीजें होती है, और तब जब नागिन डांस होने लगेगा और उनका जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, फिर देखिए वो कहाँ, वो जो कोट वाला आदमी था वो कहाँ। तो दोनों में आपको बहुत फर्क नजर आएगा। तो चरित्र को वही चीजें निश्चित करते हैं। जब मनोरंजन होता है तो आपका रियल करेक्टर का पता चलता है। समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित क्या चीजें करती है? सोशलाइजेशन को हमारी शिक्षा प्रभावित करती है, हमारे समाज का स्वरूप प्रभावित करता है, हमारी आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है, सब प्रभावित करती है। ये सब कुछ हमारे समाजीकरण को प्रभावित करती है। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो 11 मंथ में, मतलब अप्रॉक्स 1 ईयर होते होते बच्चे बोलना सीख जाते हैं। एक्चुअल में बच्चा जब से रोता है वो भी बोलता ही है, और उसके बाद अब्बा दा सब करने लगता है, लेकिन जो वर्ड फॉर्मेशन है और उससे जो सेंटेंस बनाना है वो लगभग 11 माह के बाद बच्चे बोलने लगते हैं। सीधा नेक्स्ट वन, पोषाहार योजना किससे संबंधित है? मिड डे मील योजना से। पोषाहार आप जानते होंगे, MDM सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में चलता है मिड डे मील। तो बच्चे को पोषित करने, आहार से पोषित करने के जो योजना है उसको पोषाहार योजना कहते हैं, और इसी को मिड डे मील के नाम से जाना जाता है। हर स्टेट में ये चलता है, आपने भी सुना होगा, है ना। मिड डे मील योजना का प्रमुख प्रमुख संबंध किससे है? बेसिकली सेंट्रल है, केंद्र से है, केंद्र सरकार से ये है, और हर राज्य में इसको लागू किया जाता है। ठीक है,
और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो मिड डे मील है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको आता है, मे भी आगे यहाँ इसमें भी होगा कि मिड डे मील जो है किस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ है, क्या बच्चे को लुभाने के लिए या पढ़ाई से? नहीं, मिड डे मील जो कराया जाता है ये मानवता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये मानवता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और मानवतावादी सिद्धांत के आधार पर मिड डे मील दिया जाता है। कहते हैं कि मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? बालक का पोषण प्रदान, बालक को पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशन देना बालक को, ये मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य है। इसके बाद देखिए, सामान्य ऊर्जा में पोषण का क्या अर्थ माना जाता है? संतुलित भोजन से। अगर हम संतुलित भोजन करते हैं तो हम बेसिकली पोषण कर पाते हैं या पोषण करते हैं। तो सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ क्या है, न्यूट्रिशन का क्या अर्थ है? संतुलित भोजन। तो हम सब लोगों को संतुलित भोजन करना चाहिए। इसका मतलब कि हम जो है पोषण बेसिकली हमारा हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है। ज़्यादा खाना पोषण नहीं होता है। गर्मी का मौसम है, आप में से कई लोग पूरा एकदम चावल कंठ तक दे देंगे 11-12 बजे, आज संडे है, 12 बजे तक एकदम पूरा कंठ तक खा लेंगे, उसके बाद अफड़ते रहेंगे, हाँ अरे वाह बहुत खा लिया। ये पोषण नहीं है। पोषण है संतुलित और पोषित आहार, न्यूट्रिशन वाले आहार खाना, उचित मात्रा में खाना। तो ये पोषण का प्रमुख मतलब है। कहते हैं कि पोषण के प्रमुख लक्ष्य क्या क्या है? संतुलित भोजन और नियमित भोजन। पोषण के प्रमुख लक्ष्य क्या है? संतुलित भोजन और नियमित भोजन, बैलेंस्ड फूड और रेगुलर फूड, ये दोनों ही पोषण के हमको प्रमुख लक्ष्य है। न्यूट्रिशन का मतलब ध्यान दीजिएगा, छोड़ना भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि 2 दिन उपास कर लिए और 2 दिन एकदम पूरा दे के कंठ तक खा रहे, नहीं। संतुलित खाइए और नियमित खाइए। पोषण का विकृत रूप क्या कहलाती है? कुपोषण। अगर आप ढंग से भोजन नहीं करेंगे तो कुपोषित हो जाएंगे, है ना। बहुत बच्चा को लोग हंसी मजाक में बोलता है कि रे तुम देख के कुपोषित लगता है। क्यों? क्योंकि पोषण का अगर विकृत रूप होगा तो शरीर आपका बहुत सही नहीं दिखेगा। एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए किस चीज का? देखिए, जिस प्रकार का क्वेश्चन उस प्रकार का ऑप्शन। पोषण का भी ज्ञान होना चाहिए, न्यूट्रिशन कैसे है। पोषण के उपायों का भी ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा अगर पोषण नहीं कर पा रहा है तो कैसे होगा, पोषक तत्व क्या क्या है जिससे बच्चा आगे बढ़ेगा। इन सभी चीज़ों का ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। पोषण का संबंध किससे होता है? शारीरिक विकास और मानसिक विकास से। बिल्कुल, दोनों से ही। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा आपके संवेगात्मक, आपके सामाजिक, आपके चारित्रिक, हर प्रकार के विकास, है ना। तो एक भूखा आदमी से आप किसी भी चरित्र, किसी भी नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पोषण अगर सही तरीका से हो रहा है तो दिमाग भी सही चलेगा, इमोशन भी सही चलेगा। सिर्फ शारीरिक और मानसिक यहाँ पर दिया हुआ है, मैं कह रहा हूँ किसी भी प्रकार का विकास दिया रहे आप करेक्ट लगाएंगे। ये देखिए, व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है किससे? संतुलित भोजन से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से। तो ये व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध इन सभी चीजों से होता है। संतुलित भोजन भी करिए, स्वास्थ्यप्रद वातावरण भी और प्रकृति भी, ये सब आपको होना चाहिए। पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से किसको प्रभावित करता है? अगर किसी के अंदर पोषण का अभाव है तो यह सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, उसका सामाजिक विकास खराब होगा। पोषण के अभाव में बालक का व्यवहार कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा और अमर्यादित। मैंने बोला ना कि इसमें सिर्फ ये क्या कहते हैं, मानसिक विकास प्रभावित नहीं होगा, हर विकास प्रभावित होगा। तो आपने देख लिया, शारीरिक और मानसिक पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ पे सामाजिक हो गया। अब पीछे देखिए, चिड़चिड़ा और अमर्यादित। अमर्यादित क्या हो गया? चरित्र में प्रॉब्लम हुआ ना, अमर्यादित, मर्यादा नहीं, तो चरित्र में प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद देखिए, संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित कैसे होता है? आयु वर्ग के अनुसार। अच्छा, अगर आप लोग कोई भी सरकारी स्कूल में आपके परिवार के कोई होंगे या खासकर अगर प्रिंसिपल के पोस्ट पे होंगे, तो जो स्कूल का एमडीएम बनता है, क्योंकि मैंने भी बनाया है उसको अपनी माताजी के स्कूल के लिए, एमडीएम जो लिस्ट बनता है उसमें सरकार के तरफ से हर बच्चों के लिए क्वांटिटी आती है कि एक बच्चे को आपको कौन सी चीजें, कौन सा पोषक तत्व, कौन सा फूड किस क्वांटिटी में देना है, किस उम्र के बच्चे को। अगर आपके पास भी होगा या आपके परिवार में कोई होंगे तो उनसे जानकारी लीजिएगा।
जैसे कि प्राइमरी स्कूल है, वर्ग 5 तक के बच्चे और वर्ग 8 तक के बच्चे, हर बच्चों के लिए अलग अलग रहता है। तो ये आयु वर्ग के अनुसार होना चाहिए संतुलित भोजन, है ना। अभी कोई 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है और 12 साल का बच्चा है, इन सब का संतुलित भोजन अलग अलग होगा, है ना। अब देखिए अनुपयुक्त भोजन क्या उत्पन्न करता है। अगर भोजन अनुपयुक्त होता है तो ये क्या उत्पन्न करता है, कुपोषण। क्योंकि अगर आप सही तरीके से भोजन नहीं करेंगे तो आप कुपोषित हो जाएंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए संतुलित भोजन के लिए क्या आवश्यक है। अगर आप संतुलित भोजन चाहते हैं, संतुलित भोजन के लिए क्या आवश्यक है, शुद्धता और नियमितता दोनों ही आवश्यक है, तभी आप संतुलित भोजन कर पाएंगे। अगर आप शुद्ध भोजन नहीं कर रहे हैं और टाइम पर कंसिस्टेंट होकर भोजन नहीं कर रहे हैं तो आप संतुलित भोजन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पोषण में वृद्धि के क्या उपाय होते हैं। पोषण में अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ये भोजन से संबंधित भी उपाय होते हैं और पर्यावरण से संबंधित भी उपाय होते हैं। क्योंकि देखिए बच्चे का जो ग्रोथ होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो उम्र के अनुसार से होता ही है, लेकिन किस प्रकार के वातावरण में आप बच्चे को रखते हैं और आप बच्चे को किस प्रकार का भोजन देते हैं, ये दोनों ही डिसाइड करता है कि बच्चा किस प्रकार से ग्रो करेगा या बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, राइट। क्योंकि अगर बच्चे की उम्र बढ़ रही है लेकिन अगर आप ढंग से भोजन नहीं दे रहे हैं, बच्चा उम्र में तो बड़ा हो जाएगा लेकिन शरीर उसका हो सकता है वैसा ना हो पाए, अच्छा पर्यावरण नहीं मिलेगा, तब भी उस पर यह प्रभाव पड़ेगा। आगे देखिए, पोषण के उपायों में प्रभावशीलता के लिए क्या आवश्यक है। जो न्यूट्रिशन का जो हम उपाय करते हैं उसको अगर हम इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक विद्यालय में हर प्रकार की चीज़ें होनी आवश्यक है, तो पोषण के उपाय में अगर प्रभावशीलता है तो उसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक का सहयोग मिले। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चे को, ये दूसरा एंगल है देखने का, एक तो बच्चे को आप खिला रहे हैं लेकिन मेंटली बच्चे को स्कूल से, अभिभावक से और विद्यार्थी से, सबको, विद्यार्थी को खुद से भी और दूसरों से भी ये कॉपरेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। तभी जो पोषण के उपाय हैं, जो आप न्यूट्रिशन के जो उपाय कर रहे हैं, वह प्रभावशीलता के साथ काम करेगा, है ना। अगला आपको क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है। आपको अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें कि संतुलित भोजन करेक्ट आंसर होगा। क्यों, आप सब लोग जानते हैं कि जो बैलेंस्ड डाइट है, बैलेंस्ड फूड या बैलेंस्ड डाइट है, आजकल के जनरेशन के बच्चे डाइटिंग के नाम पर मतलब कुछ भी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है संतुलित भोजन क्या होता है। किसी ने उनको कह दिया है कि आज के जनरेशन में अगर आपका मुंह सूखा हुआ है ना, ऐसा सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह, सिद्धार्थ मल्होत्रा को तो फिर भी ठीक है, ऐसे आजकल होते हैं, आजकल नए नए एक्टर होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, अगर ऐसा गाल आपका चिपटा हुआ है तो आप ज़्यादा हॉट दिखते हैं, किसी ने बोल दिया है ना। अच्छा, किसी ने बोल दिया है कि ये लड़कों को बोल दिया है, आप शरीर का एकदम पूरा यही सब फूला हुआ और गाल पूरा एकदम चिपटा हुआ, तो उनको लगता है कि वो हैं, मतलब ये है संतुलित भोजन कर रहे हैं। जरूरी नहीं है ऐसा, है ना। बहुत लोग प्रोटीन पाउडर पी के इसको बढ़ा लेते हैं या ये कर लेते हैं, भीतर से खोखला होने की जरूरत नहीं। लड़कियों को भी लोगों ने बता दिया है ना, कि जो जितना सूखा हुआ वो उतना जीरो फिगर, वो उतना अच्छा, ऐसा नहीं। आपका जो बॉडी है वो अंदर से मजबूत होना जरूरी है ना। सूखा हड्डी हो गए, जीन्स इधर लटक रहा है, टी शर्ट उधर लटक रहा है ना। अब बड़े बड़े शोरूम में जाएंगे तो वहाँ पर जो क्या कहते हैं टिड्डे टाइप के लड़के लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं, महंगे महंगे शोरूम में गए कभी, ये नॉर्मल, ये मार्ट सब में नहीं, बड़े बड़े महंगे महंगे शोरूम में, है ना। कभी गुच्ची के शोरूम में चले जाइए, कभी मोची के शोरूम में चले जाइए, ऐसे बड़े बड़े शोरूम में ना, बड़े बड़े जीन्स के ब्रांड के शोरूम, उसमें ना पूरा एकदम टिड्डे टाइप से लड़के लोग रहते हैं, एकदम पूरा जीन्स और टी शर्ट सब एक रंग के पहने रहेंगे, आएंगे सर, यस सर बताइए क्या चाहिए आपको। तो भोजन संतुलित होना है सबको। पोषण का मतलब कम खाना या मतलब पतला हो जाना या एकदम स्लिम दिखना नहीं होता है। संतुलित भोजन आपको जो अंदर से मजबूत करता है, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपको एकदम एफिशिएंट बनाता है, वो संतुलित भोजन कहलाता है। अगला देखिए,
संतुलित भोजन के साथ पोषण के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा वातावरण, अच्छा एक्सरसाइज और खेल कूद, ये सब चीजें करिए, है ना। बालिक खाली कम खा के नहीं, खा के जो है नहीं मैं डाइट पे हूँ, मैं हमारे यहाँ कितने लोग आते हैं, अरे खाइए भाई, नहीं मैं डाइट पे हूँ। अरे भाई, शरीर को स्वस्थ रखिए। डाइटिंग का मतलब होता है संतुलित भोजन, बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड डाइट। शरीर को स्वस्थ रखना है बस। उसके लिए व्यायाम करिए, खेलिए कूदिए, सब करिए, मस्ती करिए। आज इतनी सारी चीजें आई, पहले के हम लोग कहाँ इतना कुछ ये डाइटिंग करते हैं, ये करते हैं, जो मिलता था खाते थे, मस्त रहते थे, खूब काम भी करते थे। तो मस्त रहिए, हर चीज करिए और बैलेंस करके रहिए। वह उपाय जो पोषण पर्यावरण उपायों से संबंधित है। पर्याप्त निद्रा बहुत जरूरी है, पर्याप्त व्यायाम और स्वास्थ्यप्रद वातावरण। अलग अलग क्वेश्चन में आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा नींद भी बहुत आवश्यक है, पर्याप्त नींद, है ना। अब आवश्यक नींद मतलब ये नहीं कहा कि 24 घंटा में 12 घंटा 15 घंटा सो ही रहे तो आपके हिसाब से वो भी पर्याप्त नहीं है, तो वैसा नहीं। जो शरीर को जितना उचित चाहिए, 24 घंटा में 7 से 8 घंटा मैक्सिमम आप जरूर सोइए। संतुलित भोजन की तालिका में मांसाहारी एवं शाकाहारी बालक की स्थिति होती है, समान या असमान दोनों की नहीं। तो मांसाहारी और शाकाहारी देखिए दोनों ही अपना अलग अलग तालिका है, और दोनों का अपना अपना ये होता है ना। दोनों में कुछ न कुछ समानता होगी, दोनों में कुछ न कुछ असमानता होगी। तो बालकों की स्थिति दोनों की अपने अपने हिसाब से, डाइट के हिसाब से अलग अलग होगी, इसमें कुछ ये भी मतलब कमेंट नहीं है। 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए अन्न कितना होना चाहिए? तो 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए जो अन्न होना चाहिए, ये होना चाहिए हमको 150 ग्राम। कितना होना चाहिए? 150 ग्राम। 7 से 9 वर्ष के मांसाहारी एवं शाकाहारी बालक के लिए कितना अन्न होना चाहिए? 250 ग्राम उसको खाना चाहिए। हम लोग के गांव में 8-8 साल का, 7-7 साल का बच्चा 1-1 किलो खाएगा, एक बार में 10-10 आम खा जाएगा, एकदम पूरा दीजिए, इतना इतना भात खाएगा, और उसके बाद पुख्ता रहेगा। हाँ, फिर काम भी करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन न्यूट्रली 7 से 9 साल के मांसाहारी और शाकाहारी बालक के लिए 250 ग्राम भोजन होना चाहिए। 7 से 9 वर्ष के लिए बालक को किस स्वरूप के लिए 75 ग्राम हरी सब्जी की आवश्यकता होती है? देखिए, जो शाकाहारी है, जो मांसाहारी, दोनों को 75 ग्राम जो है सब्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये 7 से 9 वर्ष के बालक को 75 ग्राम सब्जी की आवश्यकता है। संतुलित भोजन की तालिका में 109 वर्ष के लिए फलों की तालिका में वजन कितना होता है? एक समान होता है। देखिए, फलों की तालिका जो है, फ्रूट्स बच्चे की अपनी कैपेसिटी के अनुसार उनके एवरेज रेशियो में आप देते रहिए, है ना। जो रेशियो आपको जिस उम्र में है, उस उम्र में वो रेशियो बनाए रखिए, समझ रहे हैं ना। अगर 10% 20% आप ऐड कर रहे हैं फ्रूट्स को, तो आप हमेशा ऐड करिए अपनी डाइट में। संतुलित भोजन में पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? प्रोटीन, विटामिन और वसा, ये 3 मेन चीज होते हैं जो आपको बैलेंस्ड फूड में ये सारे पोषक तत्व होने चाहिए, है ना। प्रोटीन जो है कितने प्रकार की होती है? सामान्यतया 2 प्रकार की होती है। मांस से जो प्राप्त प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको जंतुजन्य प्रोटीन कहते हैं। ये जो है, ये प्रोटीन कहाँ से होता है? साग सब्जी से नहीं, बल्कि मांस से, जो दूसरा वाला प्रकार है, वो जंतुजन्य प्रोटीन होता है। कौन सा स्रोत वनस्पति जन्य प्रोटीन होता है? जो मैंने बोला, पहला वाला हो गया आपका वनस्पति, दूसरा है जंतु। तो जंतु वाला जो होता है वो मांस से प्राप्त होता है। वनस्पति जो कि आपको पेड़ पौधों से मिलते हैं। जौ में बहुत ज्यादा ये होता है। अच्छा, ये सब चीजें गांव घर में खूब मिलती है। उसके नई नई चीजें आजकल देखेगा आप, ओट्स है, कॉर्न फ्लोर है, ये सब चीजें, इसका जो मूल रूप है गांव में ऐसे ही फेंका रहता है, शहर बाजार में ये बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। तो जो भी है, लेकिन ये वही है, ये सब चीजें आपको प्रोटीन देती हैं। एक रोग है क्वाशियरकर। ये रोग कैसे उत्पन्न होता है? अगर प्रोटीन की कमी है तो उससे यह रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद देखिए, गन्ने के रस, अंगूर तथा खजूर में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? कार्बोज पाई जाती है। अगर गन्ने के रस की बात करें, अंगूर की बात करें, खजूर की बात करें। देखिए, क्वेश्चन हर दिन के जो हमारे स्पेशल होते हैं वीडियो, उसमें अलग अलग प्रकार से होता है। इसमें बच्चों के न्यूट्रिशन से संबंधित है। चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो बच्चों का केयर, बच्चों का ध्यान रखना ही आवश्यक है। ये आपको अलग अलग सब्जेक्ट में भी काम आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। कार्बोज की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मोटापा होता है या बदहजमी हो जाती है? वसा के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? वनस्पति तेल व सूखे मेवे, ये सारे आपको वसा के प्रमुख स्रोत हैं। शरीर को अधिक शक्ति कौन प्रदान करता है? वसा ही प्रदान करता है। शरीर को अधिक शक्ति वसा ही प्रदान करता है।
खनिज लवण का आप लोगों ने नाम सुना होगा। खनिज लवणों की कमी से रक्त को क्या नहीं मिल पाता है? आप लोगों ने सुना होगा, हीमोग्लोबिन वर्ड बहुत फेमस है, बहुत कॉमन वर्ड है। कई लोगों के शरीर में देखते हैं हीमोग्लोबिन, लोग बोलते हैं 12 से 15 रहने चाहिए थे, 16 रहने चाहिए, किसी में 10 होता है, 9 होता है, 8 होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में, जो कि आप जानते हैं कि नॉर्मली लोग अनार खा के, बीट का जूस पी के, है ना, लोग पूरा करते हैं। तो खनिज लवण की कमी से रक्त को क्या नहीं मिल पाता है? हीमोग्लोबिन नहीं मिल पाता। यही कमी को पूरा हम लोग करते हैं। और हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चेकअप के लिए जाएंगे, एक नॉर्मल, आपको लोग को भी पता होगा, जनरल बोलते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड चेकअप, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो हीमोग्लोबिन उसमें ज़रूर लोग का चेक होता है। तो ये रक्त को हीमोग्लोबिन ही नहीं मिल पाता अगर आपकी बॉडी में खनिज लवण की कमी होगी। तो कितना आवश्यक है ये आपको पता चल रहा होगा रिलेट करके। घेंघा नामक रोग उत्पन्न किस चीज से होता है? आजकल ये कम होता है, लेकिन आयोडीन वो खनिज लवण की कमी से घेंघा नामक रोग उत्पन्न होता है। पहले बेसिकली लोग आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते थे, लेकिन अब आजकल सब खाते हैं। विटामिन का आविष्कार कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के आरंभ में इस विटामिन और विटामिन के स्रोतों, या इसकी जो कहते हैं ना कि इन्वेंशन की, अच्छे इससे में विटामिन है क्या, इससे विटामिन मिल रही है, इसका क्या फायदे हैं, ये है चीजें तो पहले से थी, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग उस टाइम पर हुआ था। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन ए की कमी से बालकों में रतौंधी होता है। ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बच्चों में बेरी बेरी का रोग होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसी विटामिन बी की ही कमी से पेलाग्रा रोग होता है। बी कॉम्प्लेक्स एक वर्ड होता है, आप लोगों ने सुना होगा, बी कॉम्प्लेक्स। इसमें B1 बीटा और B2 और बीटा, मतलब ये B2, बस ये B1 और B2 रहता है। इसको बी कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। विटामिन सी जो कि आपको बेसिकली मिर्च या सॉरी क्या कहते हैं, नींबू या आंवला सब में रहता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? मेनली आंवला रहता है। स्त्रियों में मृदुलास्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से ही मृदुलास्थि रोग होता है। विटामिन डी की कमी से और कौन दूसरा रोग होता है? सूखा रोग, आपने सुना होगा, है ना, जो आपको लोगों में होगा, ड्राई इलनेस बोलते हैं इसको, सूखा रोग, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रोग सामान्यतया किसमें पाया जाता है? सामान्यतया लड़कियों में पाया जाता है। सूखा रोग बालिकाओं में पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में किस प्रकार की कमी होती है, प्रॉब्लम होती है? विटामिन ई का भी चेकअप नॉर्मली महिलाओं में होता है, तो इसमें बांझपन होने की शिकायत रहती है या गर्भपात हो जाता है। ये विटामिन ई की कमी से रोग होती है। विटामिन ई की कमी से कहीं ना कहीं नपुंसकता भी आती है, अगर पुरुषों की बात करें तो ये जो है आपका विटामिन ई की कमी से जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, लड़के और लड़कियां दोनों में होती है। विटामिन के का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? केला, गोभी और अंडा। ध्यान रखिएगा, केला में बहुत सारी चीजें पाई जाती है। जो लोग प्रतिदिन 1 या 2 केला खाते हैं और पानी पीते हैं खूब, उनमें बहुत सारी चीजें सही से चलती हैं। अंडा में भी काफी सारी चीजें हैं, गोभी में भी है, लेकिन के इसका प्रमुख स्रोत है। विटामिन के की सबसे ज्यादा उपयोगिता किसको होती है? गर्भिणी स्त्री, जो स्त्री गर्भवती है उसके लिए, या जो स्तनपान कराने वाली महिला है उनके लिए विटामिन के बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। रक्त का थक्का न जमने का रोग किस विटामिन के अभाव में उत्पन्न होता है? मतलब जो ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है, किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण। लेकिन कई बार लोग थक्का नहीं बन पाता, कट जाता है तो बहते रहता है, तो के कारण होता है। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 70% जल हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में जितनी चीजें हैं उसमें 70% जल है। इसलिए कहते हैं कि पानी पीना चाहिए। जल है मतलब उसको आप कम नहीं कर सकते हैं, अगर कम हो गया तो दिक्कत है ना, तो उसको आपको पूर्ति करते रहना है। दूषित जल अगर पीते हैं आप, तो आपको पीलिया या डायरिया होता है।
कार्य करने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? अगर आप कार्य करना चाहते हैं या करते हैं तो उस समय जो आपकी एनर्जी होती है उसके लिए कार्बोस की और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अध्यापक को पोषक के ज्ञान की आवश्यकता होती है। टीचर जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन के ज्ञान की आवश्यकता होती है। किस लिए? बाल विकास के लिए, छात्रों के रोगों की जानकारी के लिए, बच्चों के जो रोग है इसकी जानकारी के लिए। ऑब्वियसली आपको न्यूट्रिशन का पता होगा तभी आप बच्चे को पढ़ा पाएंगे। अभिभावक को पोषण का ज्ञान भी प्रदान कराने के लिए आपको जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, बच्चे को क्या क्या परेशानियां होती है उनको भी जानना जरूरी है, और अभिभावक को भी पोषण का ज्ञान देना जरूरी है। अगर अभिभावक को पोषण का आप ज्ञान देना चाहते हैं तो कब देंगे? पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षक अभिभावक गोष्ठी, इस समय पर आप ज्ञान दे सकते हैं या बता सकते हैं। ज्ञान देना हालांकि बड़ा गंदा वर्ड है आज के समय में, अरे बहुत ज्ञान दे रहा है भाई तो हाँ, जानकारी दे सकते हैं। पोषण की क्रिया को बाल विकास से संबद्ध करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? निरंतरता की। निरंतर आप बच्चे को समझिए, निरंतर कंसिस्टेंट रूप से, नियमित रूप से बच्चे को पोषक तत्व की पूर्ति करवाइए और तब बच्चे को डेवलपमेंट होगा, है ना। कभी पूरा एकदम बहुत बढ़िया से बच्चे खाना खा लिए और कभी एकदम नहीं, ऐसे में डेवलपमेंट नहीं होगा। शारीरिक विकास के लिए निम्नलिखित निरंतरता के रूप में उपलब्ध क्या होना चाहिए? संतुलित भोजन, उचित व्यायाम। कभी भी अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बार बार हम इस पॉइंट को अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहे हैं। बैलेंस डाइट, कम खाना नहीं। आज से जो भी बच्चे डाइटिंग पे हैं, मेरे क्लास में भी बहुत सारे ऐसे सुंदर नारियां और सुंदर पुरुष लोग हैं जो लोग डाइट पे रहते हैं। डाइट पे रहना मतलब कम खाना नहीं होता है, सही तरीके से खाना, सही चीज खाना, अच्छा खाना, बढ़िया से खाइए, पेट भर के खाइए। जब भी खाइए उस हिसाब से खाइए, जितना भूख है खाइए, ज़्यादा मत खाइए, कम भी मत खाइए, है ना। भूखे रहने से आप स्लिम नहीं होंगे, आप सूख जाएंगे आपके। आप ये सोचिए कि आप अगर पतले होने के लिए नहीं खाते हैं, आपके शरीर के हर प्रकार के पोषक तत्व नष्ट होते हैं या कम होते हैं, उससे आपका बॉडी भीतर से कमजोर होता है, जिसका प्रभाव आपको जल्दी आप बूढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि संतुलित डाइट लीजिए, हाँ एक्सरसाइज करिए, कार्य करिए। और निरंतरता का विकास प्रक्रिया में प्रमुख कारक क्या है? साधनों की अनिरंतरता। कई बार जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, साधन हैं, वो हम कंसिस्टेंट होकर बच्चे को नहीं दे पाते हैं, तो इससे बच्चे का विकास निरंतर नहीं हो पाता है। एक बालक को संतुलित भोजन की उपलब्धता सप्ताह में 2 दिन होती है। इस अवस्था में बालक का विकास कैसा होगा? अनियमित। अब सप्ताह में 2 ही दिन आप जो है बैलेंस डाइट खाएंगे तो बाकी 5 दिन क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। तो हर दिन आपको जो है उपलब्धता संतुलित भोजन की होनी चाहिए, तब बच्चे का विकास अच्छे से होगा। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का क्लास? आप लोग जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप लोग हमारे जितने भी क्लासेस हैं अनअकैडमी पर, आप वो लोग लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाके, और अनअकैडमी ऐप पर सीटेड कैटेगरी में आप ये प्राइस में जुड़ सकते हैं। रेफरल कोड आपको DH लाइव है, और आपका जो है DSSB कैटेगरी में भी, जो DSSB सुपर टेट KVS NBS कैटेगरी है, उसमें भी आप ये प्राइस में जुड़ सकते हैं। इसमें भी आपका रेफरल कोड DH लाइव ही है, जो आपको नीचे में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए, खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और खूब मेहनत करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। हम मिलेंगे नए वीडियो में आप लोगों से। अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा भी प्रणाम बोलिए। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दीपक हिमांशु साइनिंग ऑफ। बाय बाय, जय हिंद।